हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। हमने फिजिकल स्पेक्ट्रा स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कि जो एवरी मॉलिक्यूल होता है उसके पास वाइब्रेशन होता है, जो बॉन्ड होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, और जो वाइब्रेशन होता है वो कौन सी लाइन से स्टडी किया जाता है? वो किया जाता है आईआर रीजन में। ठीक है, तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन इन आईआर रीजन। ठीक है, तो वाइब्रेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर absorption in IR region, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमने स्टार्टिंग वाले डे में किया था कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से लाइंस निकलती है, तो आईआर में से ये, और जो रोटेशनल वाली थी वो माइक्रोवेव में लाई करती है। तो वाइब्रेशन वाली आईआर रीजन में। So, IR spectroscopy is the detection of vibration transition. तो इसलिए IR हमें वाइब्रेशन ट्रांजिशंस के बारे में बताएगा कि अलाउड है या नहीं है। ठीक है, और every molecule have vibrational frequency means bond behave as a spring. Every molecule behave as a spring. That means they have vibrational frequency. मतलब हर एक बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेट करता ही रहता है। ठीक है, तो और जो वाइब्रेशन होती है ना, जैसे अगर यूं वाइब्रेशन हो रही है तो हम इसको सिंपल हार्मोनिक की तरह मानेंगे, जैसे यूं गया यूं गया। ये नहीं है कि ये अपना बॉन्ड एक्सटेंड कर लेगा, जितना फिक्स डिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एंड कंसीडर्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो आइडियल कंडीशन है, पहले हम यही पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है, बाद में हम नॉन आइडियल भी पढ़ेंगे। तो जो एनर्जी एक्सप्रेशन होगा फॉर वाइब्रेशन, अगर वो एसएचओ यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो एनर्जी होगी फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ एच न्यू। ठीक है, ये n क्या है? यहाँ पे हमने n माना है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, आप v भी मान सकते हो, n मान लिया हमने। ठीक है, और ये एनर्जी एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ जूल। n प्लस हाफ एच न्यू, h की यूनिट हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की पढ़ रखी है, जूल सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज यानी कि पर सेकेंड। ये कैंसिल हो जाएंगे, हर्ट्ज और पर सेकेंड, जूल इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब जो फोर्स कांस्टेंट होता है वाइब्रेशनल में, हम फोर्स कांस्टेंट निकालते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता ही है, k की वैल्यू देखो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 पाई रूट k बाई न्यू। ठीक है, इसमें जो k है फोर्स कांस्टेंट है, इसकी यूनिट मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बता रही थी, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट होती है, फोर्स कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि न्यूटन पर मीटर। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, किलोग्राम मीटर इक्वल होता है न्यूटन सेकेंड स्क्वायर के। तो हम न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दैट इज किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर है ही, तो ये कैंसिल। तो फोर्स कांस्टेंट की यूनिट एक तो न्यूटन पर मीटर, एक किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये है एनर्जी एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ जूल।
अगर हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर या पर सेकंड की टर्म में, तो जूल को हमने यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर में देखा है कि अगर जूल को पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखो अगर याद ना भी आते तो यूं देख सकते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा एच सी न्यू बार। तो इसकी यूनिट है जूल, इसकी है पर सेंटीमीटर, तो हमें जूल को पर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो एचसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसको एचसी से डिवाइड कर दो तो एनर्जी आ जाएगी इन पर सेंटीमीटर, दैट इज एल प्लस हाफ एच न्यू बाय एच सी। न्यू बाय सी को हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर, दैट इज एन प्लस हाफ न्यू बार, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, कैसे लिखा हमने न्यू बाय सी को, देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा को हम न्यू बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा न्यू बाय सी को न्यू बार, यानी कि न्यू बाय सी दैट इज 1 बाय लैम्डा दैट इज न्यू बार। तो हमने न्यू बार वेव नंबर की टर्म्स में आ गया। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में हम वेव नंबर को ओमेगा ई से भी लिखते हैं, बुक्स में ओमेगा ई मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसको न्यू लिख सकते हैं एन प्लस हाफ ओमेगा ई। ठीक है, ये है एनर्जी एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर। ये याद रखना है, एक वो जूल वाला याद रखना है, क्या था, एन प्लस हाफ एच न्यू। ठीक है, एनर्जी निकालनी है हमें इन द टर्म्स ऑफ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, एच से डिवाइड कर दो। जूल में जो जूल वाली यूनिट थी एन प्लस हाफ एच न्यू, इसको एच से डिवाइड कर दो तो आ जाती है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पर सेकेंड। ठीक है, एन प्लस हाफ न्यू आ जाएगा। ठीक है, ये थी एनर्जी फॉर वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल बिहेविंग एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिर्फ एसएचओ के लिए है जिसमें जो वाइब्रेशन है वो फिक्स डिस्टेंस तक हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे एन हार्मोनिक वाला, उसमें ये वाला एनर्जी एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ये एनर्जी, 3 एनर्जी आ चुकी है हमारे पास, एक जूल की टर्म्स में, पर सेंटीमीटर की टर्म्स में और पर सेकेंड की टर्म्स में। अब हमें निकालना है एनर्जी गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं एनर्जी गैप बिटवीन 2 consecutive एनर्जी लेवल्स। तो हमने जूल की टर्म्स में देखा था, क्या था एनर्जी एक्सप्रेशन, एन प्लस हाफ एच न्यू। तो हमें एनर्जी गैप निकालना है डेल्टा ई एन टू एन प्लस 1 के लिए। तो पहले पुट करेंगे एन की जगह एन प्लस 1 प्लस हाफ एच न्यू माइनस एन पुट करेंगे, यानी कि एन प्लस हाफ एच न्यू। तो ये एन ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा एन एच न्यू। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप आ गया इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है, और अगर हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर, जूल की टर्म्स में ये आ गया, अगर हम पर सेंटीमीटर की टर्म्स में निकालते हैं कंसेक्यूटिव लेवल का गैप, तो पर सेंटीमीटर में एचसी से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, एन न्यू बाय सी, यानी कि ओमेगा ई वेव नंबर। तो आ जाएगा अपने पास ओमेगा ई। इन टर्म्स ऑफ पर सेकेंड निकालना हो तो एच न्यू आया, एच न्यू को डिवाइड कर दो एच से, तो न्यू आ जाएगा एनर्जी गैप बिटवीन, एन नहीं आएगा क्योंकि एन तो कैंसिल हो जाएगा, एच न्यू। ठीक है, तो जूल की टर्म्स में एच न्यू ओमेगा ई
और इसके टर्म्स में फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, अब है ये तो था कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का गैप। अब है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन nth स्टेट एनर्जी लेवल एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ये नोट कर लो, इसके रिजल्ट काफी काम आएंगे। तो बिटवीन nth स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। तो En माइनस ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे n जीरो भी अलाउड होता है, तो n की वैल्यू ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, यहाँ पे n जीरो अलाउड है, तो यहाँ पे E जीरो लेके चलेंगे। देखो En के लिए हम एनर्जी एक्सप्रेशन लिखे तो n प्लस हाफ एच न्यू माइनस जीरो के लिए, मतलब n की जगह जीरो पुट कर दो तो क्या आएगा, हाफ एच न्यू। इसको हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। मतलब जब क्वांटम नंबर जीरो है तब भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। मतलब चाहे अगर कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, वो हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा, हमेशा उसके पास वाइब्रेटिंग एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी जीरो हो सकती है किसी भी मॉलिक्यूल की, हो सकता है क्योंकि एटम रोटेट नहीं करते, मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं। ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि हमने जीरो पुट किया तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी मिली उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, हाफ एच न्यू, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एच न्यू। ठीक है, तो ई एन माइनस ई नॉट, एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, डिफरेंस एन एच न्यू। ठीक है, अब वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इसकी मेजर एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। देखो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के टर्म्स में लिखें तो इसको यूं लिख सकते हैं 1/2 पाई सी रूट के बाय रिड्यूस्ड मास। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, फोर्स कांस्टेंट, तो स्क्वायरिंग करते हैं, न्यू बार का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू। ठीक है, यहां से हम फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अभी हमने k की यूनिट भी देखी थी, न्यूटन पर मीटर या किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन मेजर यही है इन द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अब हम देखते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे हमने रोटेशनल में भी पढ़ा था आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, तो वहां हमारे पास फॉर्मूला आया था बी डैश न्यू डैश इक्वल टू बी न्यू, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे हम वाइब्रेशनल वाले में देख लेते हैं कि अगर हम आइसोटोप चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर बिफोर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन जो उसका रिड्यूस्ड मास है वो न्यू है बिफोर, और जो उसका वेव नंबर है वो है न्यू बार या ओमेगा ई। ठीक है, आफ्टर द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन रिड्यूस्ड मास बन गया न्यू डैश और ये न्यू बार डैश। ठीक है, तो देखो न्यू बार और का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई सी रूट के बाय म्यू। ये सब 2 पाई सी के ये कांस्टेंट है, मतलब न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट न्यू। ऐसे ही जो नए वाला आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन न्यू बार डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट न्यू डैश के। तो अब हम इसे डिवाइड कर दें, न्यू बार डैश बाय न्यू बार, वो क्या आएगा, अंडर द रूट
न्यू बाय न्यू डैश, क्योंकि ये इनवर्सली है। ठीक है, तो हम इसको इधर लेके जाए, न्यू बार डैश रूट न्यू डैश इक्वल टू न्यू बार और रूट न्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब जैसे कोई सा भी ऐसा टॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर दो तो यही फॉर्मूला लगाओ, कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में कभी पढ़ा होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम कह देते थे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ऐसे कह देते थे। ऐसे ही अब यहाँ पे न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट न्यू के, तो हम यूं कह सकते हैं न्यू बार रूट न्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज न्यू बार रूट न्यू 1 1 इक्वल हो जाएगा न्यू बार 2 रूट न्यू 2 के। ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ गया वाइब्रेशनल का आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल क्या है? तो देखो सिलेक्शन रूल, अगर हम मैथमेटिकल वाला सिलेक्शन रूल देखें तो हार्मोनिक मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप मॉडल के लिए अगर वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, डायरेक्ट उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो है डेल्टा एन इक्वल टू प्लस माइनस 1। आगे अलाउड नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस 1। और अगर हम एन हार्मोनिक वाला आगे पढ़ेंगे उसमें जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। फिर इसके बाद आता है इसका ग्रॉस सिलेक्शन रूल। मतलब देखो रोटेशनल में क्या था कि ग्रॉस सिलेक्शन रूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रॉस सिलेक्शन रूल में क्या है, डायनेमिक डायपोल मूवमेंट, मतलब चेंज इन डायपोल मूवमेंट, चाहे परमानेंट ना हो लेकिन उसमें चेंज होना चाहिए एक टाइम पे। ठीक है, जैसे हम इसको ना यू भी समझ सकते हैं। देखो जैसे जो SHU है वो ऐसे भी, उसका ग्राफ ऐसे होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी, वो है कभी इधर जा रहा है इधर जा रहा है फिर इधर इधर, तो कितनी स्ट्रेचिंग हुई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको हम बोल सकते हैं आर इक्विलिब्रियम, यहां से लेके यहां तक को। ठीक है, और स्ट्रेचिंग कितनी हुई, या तो वो यहां जा रहा है या यहां जा रहा है, तो ये एक्स है स्ट्रेचिंग, ये एक्स। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे बोल दिया आर, यहां तक आ गया, और ये भी यहां तक गया, तो ये भी आर है। ठीक है, तो अब हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स को इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, इसकी टर्म में भी। अगर हम इसको एक्स निकालना है तो हम यूं लिख सकते हैं आर इक्विलिब्रियम माइनस आर। ठीक है, ये वाला एक्स निकालना है क्योंकि है तो इक्वली, इस वाले आर से निकालना हो तो आर माइनस आर इक्विलिब्रियम, तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वो है एक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब हम देखते हैं हमारा ग्रॉस सिलेक्शन रूल, कि अगर कोई वाइब्रेशनल एक्टिव होना चाहता है तो उसके लिए क्या सिलेक्शन रूल है। अब मैथमेटिकल वाला हमने देखा है कि अगर हार्मोनिक के लिए है तो डेल्टा एन प्लस माइनस 1 और एन हार्मोनिक के लिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव चेंज इन डायपोल मूवमेंट, दैट इज डायपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, तो कर्ली न्यू बाय कर्ली एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। मतलब डायपोल मूवमेंट मस्ट चेंज विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
एटम, एक्स हमने अभी देखा था क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आर इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज एक्स, ये भी एक्स है, ठीक है। तो ग्रोथ सिलेक्शन रूल यही है कि अगर हम टेलर सीरीज मैथ में किसी ने पढ़ी हो तो टेलर सीरीज से अगर इसका एक्सप्रेशन देखें तो डाइपोल मोमेंट के लिए देख रहे हैं तो न्यू प्लस करली न्यू बाय करली एक्स इंटू एक्स प्लस करली न्यू बाय करली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलती रहेगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो ये टर्म होती है डाइपोल मोमेंट चेंज विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम, तो ये जो टर्म होती है ये होती है फॉर द हार्मोनिक मोशन, ये जो एक्सप्रेशन है फॉर हार्मोनिक मोशन, और ये वाला आगे वाली जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी एनहार्मोनिसिटी को कंटेन करेंगी, तो ये होगी फॉर एनहार्मोनिक टर्म, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे द ग्रोथ सिलेक्शन रूल दैट मॉलिक्यूल मस्ट हैव, अभी मैं बताती हूँ कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक तो था परमानेंट डाइपोल मोमेंट, वो तो था माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में, इसमें परमानेंट नहीं होता, चेंज इन डाइपोल मोमेंट, तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव चेंज इन डाइपोल मोमेंट with respect to displacement of atom, ठीक है। तो ये हमने देख ली टेलर सीरीज से इसका एक्सप्रेशन, ये फॉर हार्मोनिक, ये फॉर एनहार्मोनिक, ठीक है। लेकिन क्या मॉलिक्यूल को चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, मतलब डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट के लिए क्या मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, molecule must have change in dipole moment, not permanent dipole moment। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH4 का मीथेन, देखो क्या इसमें डाइपोल मूवमेंट है? अगर हम जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को नहीं पता चेंज इन डाइपोल मूवमेंट के बारे में, तो देखो ये तो ओवरऑल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल जो डाइपोल्स हैं सिमेट्रिकल हैं, तो डाइपोल मोमेंट इसमें कितनी है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, जीरो है। तो इसका मतलब ये रोटेशनली तो कैसा है? इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेचिंग्स देखें, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, बेंडिंग वाइब्रेशंस, है ना। तो अगर हम इसकी स्ट्रेचिंग देखें, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग देखें, तो देखो ये हाइड्रोजन इसमें यूं प्रेजेंट है, तो अगर जो स्ट्रेचिंग होगी, और दो भी हैं, ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, अगर वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं इस तरह से, तो उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि सेम चारों सेम स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उस सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में तो इनकी डाइपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन जैसे इसमें असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हुई, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि ये इस साइड यूं चलेगी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। उस टाइम पे मतलब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड छोटा हो जाए और ये मतलब बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाए, उस टाइम पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन डाइपोल मोमेंट। तो इसमें असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, CH4 में परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेंज इन डाइपोल मोमेंट तो है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, इसलिए हम कहेंगे कि जो CH4 है वो IR एक्टिव है, मतलब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा CH4, ठीक है। हम और भी एग्जांपल देखेंगे आगे चल के। हम क्या कहेंगे कि CH4 मॉलिक्यूल
does not have permanent dipole moment. क्यों नहीं है इसमें permanent dipole moment? तो अपन स्फेरिकल सिमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था, स्फेरिकल रोटर और स्फेरिकल रोटर, ठीक है, और सिमेट्रिक रोटर जो हमने पढ़े थे, लीनियर रोटर। तो उसमें हमने स्फेरिकल रोटर में पढ़ा था कि अगर आई ए इक्वल होता है आई बी इक्वल टू आई सी के, तो इस केस में तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि स्फेरिकल रोटर का एग्जांपल है, स्फेरिकल रोटर में कौन कौन से आते थे? परफेक्टली टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल, और ये सारे के सारे इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होती, इसलिए रोटेशनली इनएक्टिव है, ठीक है, बट इट इज वाइब्रेशनल एक्टिव, ठीक है। अब हमारे पास है कि जो हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा है, +-1 हार्मोनी के लिए अलाउड होता है, +-2 नहीं होता, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं? मतलब ये तो वैसे एक्सप्रेशन है, मतलब डेरिवेशन से आया, मैंने आपको मेथड भी बता रखा है कि हम सिलेक्शन रूल कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि +-1 तो अलाउड है लेकिन +-2 अलाउड नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है, हम निकाल के भी देख लेते हैं। देखो वैसे तो आप कहोगे कि हमसे वो थोड़ी ना कहेंगे कि शो करके दिखाओ एग्जाम में, लेकिन ये मेथड आना भी जरूरी है, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, चलो सिलेक्शन रूल क्या है, या फिर अब थोड़े से घुमा फिरा के देते हैं। 2018 जून में क्वेश्चन आया था कि उन्होंने यही पूछ रखा था कि मतलब हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका, ठीक है, वेव फंक्शन भी गिवन नहीं थे, हाइड्रोजन एटम के लिए था वो, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मैंने आपको क्वांटम में भी बताया था, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट पूछ रखा था कि कैसे वो जो सिलेक्शन रूल है उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सिलेक्शन रूल नहीं पूछा, एक्सप्रेशन पूछ रखा था, ठीक है, तो ये आना भी जरूरी है। तो देखो शो दैट डेल्टा एन +-1 इज अलाउड, तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रांजिशन निकालनी है कि जैसे 0 to 1 अलाउड है या नहीं है, तो कैसे निकालते हैं? फंक्शन लिखेंगे हम, ओरिजिनल फंक्शन मतलब साइन नोट, फिर ऑपरेटर लगाएंगे, फिर psi1 d2। अगर ये इक्वल आ जाए 0 के तो नॉट अलाउड, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो अलाउड है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फंक्शंस पता होने चाहिए, तो आप घबराओ मत, वैसे तो मैंने क्वांटम में इसके फंक्शंस निकालने भी सिखा रखे हैं हर्माइट पॉलिनोमियल से, लेकिन अगर नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम चांसेस में हमें मिलेगा वेव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इतने तो हम याद भी नहीं कर सकते, सिर्फ ग्राउंड स्टेट वाला याद रख लेना। तो हम n मान लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कुछ भी होगा, e⁻ βx²/2, इसका हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n' मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? √βx e⁻βx²/2, इसका हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n' मान लेते हैं, इसका क्या होगा? 2βx² - 1 e⁻βx²/2, ज्यादा है तो ग्राउंड स्टेट का याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब 0 to 1 वाला देखना है, 0 वाला कौन सा है? n, ये तो नॉन बाहर ही आ जाएगा, e⁻βx²/2। ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेटर इन्होंने गिवन है डायनेमिक डायपोल मोमेंट का, करली न्यू बाय करली x इंटू एक्स, psi1 यानी कि n डैश √βx e⁻βx²/2 dx, ठीक है। तो कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएंगे, करली न्यू बाय करली x की कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचेगा? √β भी बाहर ही कर लेते हैं, अंदर बचेगा x, ठीक है। x तो एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो x² e⁻βx², 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, dx। तो हमने क्वांटम में इसका इंटीग्रेशन किया था कि x की पावर n e⁻βx² का इंटीग्रेशन आ जाए तो उसका क्या होता है? देखो अगर x की पावर ओड हो तो 0 ही हो जाता है,
और अगर x की पावर इवन है तो हमने कर रखा है गामा n प्लस 1/2 अपॉन बीटा की पावर n प्लस 1/2, ठीक है, ये हमने क्वांटम में कर रखा है। तो अगर x की पावर इवन है तो डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ओड है तो 0 होगा। तो यहाँ पे इवन है तो इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल टू 0, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन अलाउड है, ठीक है। ये हमने देखा 0 से 1 वाले के लिए। ऐसे ही हमें चेक करना है 0 से 2 वाले के लिए, तो सेम मेथड है। तो 0 से 2 वाले के लिए हमें यहाँ पे 0 और सेकेंड फंक्शन लेना पड़ेगा psi2 वाला। तो साई नोट हमें n e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ऑपरेटर लगाएंगे करली न्यू बाय करली x इंटू एक्स psi2 यानी कि n डैश 2 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। आप यहीं से भी देख सकते हो कि एक बार हम करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 3 ओड होगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1 तो x की पावर 3 और करके भी दिखा देती हूँ मैं। n डैश तो बाहर ही आ गई, ठीक है, करली न्यू बाय करली एक्स भी बाहर, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ये 2 बीटा तो कांस्टेंट ही है, इसमें से हम बाहर, ये तो ओवरऑल बाहर हो गया और 2 बीटा भी बाहर, अंदर बचेगा x की पावर 3 की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे आएगा x की पावर 1 e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ओवरऑल 0 आ गया, इसलिए हम कहेंगे ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी अलाउड होगी और कौन सी नहीं होगी। और वैसे हमें याद रखना है कि इसमें प्लस माइनस 1 ही अलाउड होती है फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन रेशियो फॉर द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, जो हमने रोटेशनल में भी देखा था, है ना, उसका ग्राफ आया था एक बार इंक्रीज होते हुए फिर डिक्रीज होते हुए। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो पॉपुलेशन रेशियो मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो देखो पॉपुलेशन फॉर्मूला हमने बोल्ट्जमैन से लिख रखा है कि Ni इक्वल टू GI e की पावर माइनस EI बाय KT, ये डीजेनरेसी है, ठीक है। तो अगर हम फॉर द nth स्टेट के लिए देखते हैं, I की जगह nth स्टेट, तो Gn e की पावर माइनस En बाय KT, और फॉर द ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 0 हो, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 0 अलाउड होती है, तो Z0 e की पावर माइनस E0 बाय KT। अब इसका रेशियो ले, Nn बाय N0 इक्वल टू Gn बाय G0 e की पावर माइनस En बाय KT e की पावर माइनस E0 बाय KT। इसको यूं लिख सकते हैं, देखो फॉर दी 1D SHO, उसमें तो रोटेशनल वाले में डीजेनरेसी थी 2J+1, लेकिन 41D SHO जो डीजेनरेसी होती है, Gn हो या G0 हो, दोनों कितनी होती है 1। 2D SHO और 3D में ऐसा नहीं होता, वो मैंने क्वांटम में फॉर्मूला बता रखा है कि हम कैसे डीजेनरेसी निकालते हैं, क्वांटम में उसका यूज है, लेकिन 1D SHO में डीजेनरेसी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम 1 लिख सकते हैं और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस En माइनस E0 बाय KT लिख सकते हैं। तो N0 उधर ले जाए, e की पावर माइनस डेल्टा E मतलब En माइनस E0 बाय KT। अब En माइनस E0 हमने निकाला था कल, अभी क्या निकाला था कि जो एनर्जी होती है वो आती है n प्लस हाफ एच न्यू, हार्मोनिक के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो En पुट करोगे तो यही होगा, 0 पुट करोगे तो हाफ एच न्यू हो जाएगा, तो माइनस कर दो हाफ एच न्यू, तो क्या आ जाएगा NH न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, N0 e की पावर माइनस NH न्यू बाय KT, ये आ गया हमारे पास पॉपुलेशन इन द nth लेवल विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड स्टेट लेवल। तो इसका ग्राफ बनाए अगर हम NN, ठीक है, पॉपुलेशन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे करेगा, मतलब ये n क्वांटम नंबर के साथ एक्सपोनेंशियली। देखो वहां पे तो 2j प्लस रोटेशनल वाले में 2j+1 वाली स्टेट आई थी, तो पहले इंक्रीज किया था फिर डिक्रीज किया था। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से सिर्फ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कहाँ पे हुई, इन द ग्राउंड स्टेट। देखो रोटेशनल वाली का ग्राफ था, वहां पे यहाँ पे मैक्सिमम हुई थी पॉपुलेशन, J मैक्स बोला था जिसको हमने, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ही पॉपुलेशन मैक्सिमम है, दैट इज N0 मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, शोइंग द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मैक्सिमम पॉपुलेशन लाई इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन, ये सिर्फ वाइब्रेशनल के लिए है, मैक्सिमम पॉपुलेशन लाई इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्या था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कर लिया, और जो एन हार्मोनिसिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में पक्का लिखें। ओके, थैंक यू।